Hello, students. Let's start economics class. How are you all? I hope you all are very fine. So, my dear students, today I am going to start a new chapter, that is chapter number 10, Environment and Sustainable Development. I have explained you the meaning of environment in our GMET class also. So, today again I am going to explain what is environment. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. Means environment क्या है? Environment जो हमारे आस पास जो भी हो रहा है, जो भी हमें दिख रहा है, ठीक है, जो भी हम अपने प्लैनेट से, प्लानिटरी मीन्स जो भी हम अपने प्लैनेट से इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज जो हमें एनवायरनमेंट, हमारा नेचर, हमारा जो वातावरण है वो हमें देता है, रिसोर्सेज देता है, दैट आर कॉल्ड एनवायरनमेंट. सो again I am going to tell you, environment is defined as all those conditions and their effects which influence human life, जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है. It is sum total of surrounding and the totality of resources that affect our existence and the quality of our life. जो क्या करते हैं, हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट आर एग्जिस्टेंस, कि हम हैं यहाँ पे, ठीक है. एंड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो एक्सप्लेन एज एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship with exists among and between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganisms and property. So, I think it is very much clear to you what is environment. I think आप लोगों को environment क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी the sum total of all external factors that surround us are called environment. Environment is divided into two parts, that is biotic and abiotic elements. In the biotic elements comes living things, animals, birds, vegetations. And abiotic is non-living things, जिसमें जान नहीं होती, लाइक एयर, वाटर एंड लैंड. लिविंग थिंग्स जो सांस लेते हैं, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेते, ठीक है. एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेशंस, ये सब किस में आते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स में. एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड comes in abiotic elements. So we can say that it is a study of interrelationship between biotic and abiotic component of the environment. Okay. Now, if it will come in your exam, what is environment? Explain and about environment. So you can write these explanation in your answer. Okay. Now we will see the significance of environment. Environment की ज़रूरत क्या है, importance क्या है. The importance of environment is it provides resources for production. Environment क्या है, इसका function क्या है environment का, इसकी importance क्या है environment की, ये क्या करता है हमें, it provides resources for production. ये हमें resources provide करता है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल, फ्यूल. इट एसिमिलेट्स वेस्ट. अभी एसिमिलेट वेस्ट मीन्स ये क्या करता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जनरेट वेस्ट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज. अगर हम प्रोडक्शन करते हैं कोई चीज़ या हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, हम क्या देते हैं, क्या एक्टिविटीज़ जनरेट करते हैं, गार्बेज मीन्स कचरा. अब
प्रोडक्शन किया, इंडस्ट्रीज़ में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वेस्ट होता है, वेस्ट वो हम साइड में फेंक देते हैं। एंड जब कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं दैट टाइम ऑल्सो, लाइक हम किचन में कंज्यूम कर रहे हैं कोई चीज़, सब्जी वगैरह काट रहे हैं, तो उसका भी हमारे पास वेस्ट होता है। व्हाट वी विल डू विद इट, ये सारा जो कचरा है वो जाके कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होता है, एनवायरनमेंट के अंदर। वेयर डज इट गो, कहाँ जाता है, इट इज़ ऑब्जर्व बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इसे ऑब्जर्व करता है। हमारी लाइफ को किसने ईजी कर रखा है, एनवायरनमेंट ने। नाउ थर्ड फंक्शन इज इट सस्टेन्स लाइफ। इट सस्टेन्स लाइफ मीन्स ये हमें एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलती है, लाइफ मिलती है। किसके थ्रू, सन, वाटर, एयर, सॉइल, इन सब के थ्रू हमें क्या मिलती है, लाइफ मिलती है। एनवायरनमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ। एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इम्प्लाइज द एंड ऑफ लाइफ। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी लाइफ एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एनवायरनमेंट इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट क्या करती है, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, इन्हांस करती है। सराउंडिंग इंक्लूड्स रिवर, ओशंस, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। मैन enjoys these surrounding enhancing the quality of life। अब जब हम दुखी होते हैं, ठीक है, और जब हम कभी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या एडवाइस देता है कि हिली एरिया में चले जाओ, क्योंकि वहाँ की हवा कैसी होती है, साफ, स्वस्थ होती है, पोल्यूशन फ्री होती है। तो दैट्स वाई जो एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारी लाइफ को बढ़ाता है। तभी जब हम बीमार होते हैं तो हमें कहा जाता है कि खुले आप बाहर वॉक करने जाओ, हिल स्टेशन में चले जाओ, अपने माइंड को फ्रेश करो। तो दैट इज़ एनवायरनमेंट का रोल हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ जब हमारी एनवायरनमेंट हमें इतना कुछ दे रही है तो बट हमारी एनवायरनमेंट को में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, किस लिए हमारे एनवायरनमेंट में क्राइसिस आ गए हैं, क्यों हमारी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। दैट इज़ वन पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अब कोई सपोज अब घड़ा है, घड़े के अंदर हम पानी डालते जाएंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो उसको लेगा ना। अगर हम और पानी उसके अंदर डालेंगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा ही हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम उसको ज़्यादा गंदा करते रहेंगे, लाइक वी विल थ्रो लॉट ऑफ वेस्ट एंड वी विल नॉट कंजर्व आवर रिसोर्सेज। अगर हम अपने रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम उसे ज़्यादा गंदा करते रहेंगे, ज़्यादा पोल्यूटेड करते रहेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में डिजीज़ेस, बहुत सारे लोग बीमार होने लगेंगे, डिजीज़ेस फैल जाएंगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन पॉइंट, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी से ही पता चल रहा है कि कैरी करने की कैपेसिटी। The environment is able to perform these functions without any interruption, as well as demand on these function is with its carrying capacity। environment अपने functions के साथ, जो मैंने अभी 4 function डिस्कस किए, सब कुछ करने के लिए तैयार है। But it implies two things: resources extraction should remain below the rate of resources generation। रीजनरेशन, वो बोल रहे हैं हम रिसोर्सेज को इतना एक्सट्रैक्ट ना करें कि हमारे जो अदर रिसोर्सेज है वो रीजनरेट ही ना कर पाएँ। लाइक अगर एक पेड़ है, एक पेड़ में से हम तना तोड़ लेते हैं, साइड से हम तना तोड़ लेते हैं, और जब तोड़ लेते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसमें दोबारा से वही जो उसकी जो ब्रांच है वो वापस आ जाती है। लेकिन एक पेड़ की ब्रांच को रोज रोज करके हम तोड़ते रहेंगे तो वो पेड़ पे तो ब्रांचेस ही नहीं बचेंगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हम इतनी एक्सट्रैक्शन करें उसमें से कि जो रीजनरेशन हो पाए। सेकेंड है, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इतना हम वेस्ट जनरेट करें जो हमारी एनवायरनमेंट उसे ऑब्जर्व कर सके। तो दैट इज़ द
पॉइंट दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। आपको ये पॉइंट भी आ सकता है 2 मार्क्स में, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। तो आप समझ गए होंगे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि हमारी कैरी करने की कैपेसिटी। Now we will see the environmental crisis. Environment crisis is a situation where resources are becoming extinct. मतलब जहाँ पे resources कम होते जा रहे हैं and the waste generation is beyond absorptive capacity of environment, means waste इतना generate हो रहा है कि हमारी जो capacity है, हमारे environment की capacity है, उससे beyond जा रहा है। That is to say the capacity to absorb degradation. रीज़न क्या है? रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशन मेजर रीज़न फॉर एग्जाम्पल डिग्रेडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो रही है डिमांड की वजह से, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्राइसिस आ रही हैं। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ environmental crisis? That is, first and foremost point is population explosion हो रहा है। One of the main cause of environmental crisis is population explosion. Pressure of population on land has tremendously increased and consequently land has been ruthless exploited. Population explosion has caused sustainable conversion of forest land into industrial and residential buildings. मीन्स पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काट के इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पॉपुलेशन इज़ मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Second is widespread poverty. A large section of Indian population is absolutely poor. जो large section है हमारा इंडियन पॉपुलेशन का, वो क्या है, नेचुरली एब्सोल्युटली पुअर है वो। These people cut trees for fuel wood which they sell to earn their livelihood. वो क्या कर रहे हैं, अपनी फ्यूल के लिए वो पेड़ों को काट रहे हैं। When they cut the trees for their livelihood, then naturally the land degradation is there. This causes a massive erosion of natural capital, ultimately leading to a crisis. इससे नेचुरल क्राइसिस आएगा हमारे यहाँ। जब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आना ज़रूरी है। Third is increasing urbanization. Increasing urbanization has caused pressure on housing and other civic amenities. It has resulted in increasing demand for land and excessive exploitation of other natural resources. इससे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग विलेजेस से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, उनको रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए। हाउसिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ काट रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग बिल्डिंग्स ओवर देयर, एंड क्या हो रहा है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। Now fourth point is increasing use of insecticides, pesticides and chemical fertilizers. Yes, in the fields we are using more and more pesticides. Increasing use of chemical fertilizers का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, pesticides का यूज़ हो रहा है, insecticides का यूज़ हो रहा है, added to environmental pollution. इससे क्या हो रहा है, हमारा environment polluted हो रहा है। The fifth point of causes of environmental crisis is rapid industrialization. Yes, naturally it is. इससे क्या हो रहा है, हमारी जो एयर है वो polluted हो रही है। नेक्स्ट है, हमारी एयर में जो इंडस्ट्रीज़ की स्मोक आ रही है उसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट polluted हो रहा है। एक दूसरा लैंड डिग्रेडेशन से तो हो ही रहा है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज multiplicity of transport vehicles. Multiplicity of transport vehicles has sustainably increased noise and air pollution. ये क्या कर रहा है, noise और air pollution increase कर रहा है। Now seventh is disregard for civic norms. The general public in India tends to disregard the civic norms. Often the roads are littered and
हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स आर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज। अब क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, मेन प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का, एनवायरमेंटल कॉजेज़ का, पोल्यूशन। हमारे एनवायरनमेंट में हॉट ऑल 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर इंक्रीजिंग, दैट्स वाई एनवायरनमेंट इज going to be going to come in crisis. Environmental pollution is the consequences of rapid urbanization and industrialization. Besides man's disregard to the civic norms, it is culminating into global crisis and needs urgent redressal at the national and international level. So today our topic has up to here. To in next topic I will tell you about global warming and ozone depletion. These two topics are very important for the exam. So go through of these two topics also.